जिसके पीछे ज़्यादा राज नहीं हो, उसके ऊपर कंस्पिरेसी थ्योरीज बहुत ज़्यादा होती है और र्यूमर्स बहुत ज़्यादा स्प्रेड होती है। 1954 में प्रेसिडेंट डवाइट एइज़नहोवर ने अनाउंस किया कि हमें एक ऐसी हाई एल्टीट्यूड एरिया चाहिए जहाँ पे हम एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग को कैरी आउट कर सकते हैं और जितने भी हमारी ये जो न्यूक्लियर चीज़ें वगैरह हैं, जो हमारी स्पाई एरोप्लेन्स थी जो कि 1950s में बनी थी, उसको सेफ एंड सिक्योर रखा जाए। तो 2 CIA के बंदों को इस टास्क के ऊपर लगाया गया था और उन्हें कमांड दिया गया था कि कोई ऐसा जगह ढूंढो जो कि बहुत आइसोलेटेड हो और सिटी से काफ़ी ज़्यादा दूर हो, जहाँ पे इन चीज़ों की टेस्टिंग की जा सके। Develop spy planes that would be used against the Soviet Union nuclear weapons। और इसी 2 CIA ऑफिसर्स ने नेवादा के करीब एक ग्रोम लेक के पीछे जगह को डिस्कवर किया जहाँ पे मिलिट्री ने वर्ल्ड वॉर 1 में जो है काफ़ी न्यूक्लियर टेस्टिंग्स की थी और ये जगह तब से जो है ना हमारे पास आइसोलेटेड पड़ी हुई थी और आज इसको एरिया 51 का नाम से जाना जाता है। इस एरिया को फाइंड करने का मेन मिशन यही था कि यहाँ पे हमारे पास स्पाई प्लेन्स को रखा जाए और एक हमारे पास एक सैटेलाइट सा बनाया जाए एयरक्राफ्ट्स का। तो इस एरिया में हमारे पास 2 ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पाई प्लेन्स हैं जो वहाँ पे स्टैंड आउट करते हैं और इवन दो अगर आप मैप पे भी देखेंगे तो आपको एक वियर्ड सा उनका स्ट्रक्चर मिलेगा। उस केस U-2 स्पाई प्लेन जो दिखने में कुछ ऐसा है, 1949 में जब सोवियत यूनियन ने अपने एटॉमिक न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट किया था तो अमेरिका को उसको फाइंड आउट करना या उस चीज़ में घुसना कि यार ये कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, वो फाइंड आउट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था क्योंकि दे वर नॉट हैविंग एयरक्राफ्ट सैटेलाइट्स और उनको पता नहीं लग रहा कि यार कि दूसरी जगह पे मेरे जो एनिमीज हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करना चाह रहे हैं, किसी टाइम भी कुछ भी हो सकता है क्योंकि दे वर ऑलरेडी इन द वॉर कंडीशन। 1953 में प्रेसिडेंट एइज़नहोवर ने एक CIA का प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा एक्वाटोन। एक्वाटोन प्रोजेक्ट का मेन मिशन ये था कि $20 मिलियन का एक प्लान स्पाई प्लान बनाया जाए जो कि 4800 किलोमीटर्स को ट्रैवल कर सके विदाउट रिफ्यूलिंग, पर 320 किलोग्राम्स ऑफ कैमरा को कैरी किया जा सके जो कि 21,000 की ऊंचाई पर उड़ सके। एयरक्राफ्ट जिसको रेडार्स के ऊपर डिटेक्ट नहीं किया जाए और ना ही किसी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से। ही अमेरिका की हिस्ट्री में पहला स्पाई प्लान बनता है जिसका नाम है U-2 स्पाई प्लान और इसने अमेरिका की मिलिट्री को काफी ज्यादा डिफेंसिव स्ट्रेंथ दे दी थी। तो काफ़ी सालों तक अमेरिका सक्सेसफुल रहता है विद दिस U-2 स्पाई प्लान और सोवियत यूनियन की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसको जो है ना ये इजीली रिकॉर्ड कर पा रहे थे, उसको जो है ना कंट्रोल कर पा रहे थे। लेकिन बात आती है 1 मई 1960 को जब इसी U-2 प्लेन को एक मिसाइल से क्रैक डाउन कर दिया गया था और अमेरिकन मिलिट्री को मजबूरन न्यूज़ में बताना पड़ा कि इन्होंने ये प्लान फॉर स्पाइंग पर्पस बनाया था क्योंकि काफ़ी पूरे वर्ल्ड वाइड में एक जो है ना न्यूज़ बन चुका था कि यार अमेरिका एक स्पाई प्लान को यूज़ कर रहा था और सोवियत यूनियन को कब से जो है ना बेसिकली कंट्रोल कर रहा था, उन पे खड़ी नज़र रखी हुई थी इन्होंने। तो मिलिट्री ने तो इस चीज़ को एडमिट कर दिया बट गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था कि आप एक और ऐसा प्लान बनाओ जिसको क्रैक डाउन नहीं किया जा सके बाय मिसाइल, उसमें हाई लेवल की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करो, जो चीज़ हो सके उसमें यूज़ अप करो, लेकिन ऐसा बनाओ कि उसको कोई डिटेक्ट नहीं कर सके, कोई एंटी मिसाइल डिटेक्ट नहीं कर सके। After a lot of hard working and pressure from the government, US मिलिट्री एक और स्पाई एयरक्राफ्ट को बनाने में कामयाब होती है जिसका नाम है लॉकहेड SR-71 ब्लैकबर्ड जो कि वर्ल्ड्स के फास्टेस्ट स्पाई एयरप्लेन्स में आता है जो कि अराउंड अबाउट 3400 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करता है विद एन 24,000 मीटर्स ऑफ हाइट। स्पाई एयरक्राफ्ट इतना ज्यादा ऊंचा उड़ सकता है कि इसको डिटेक्ट करना तो ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल। यूएस मिलिट्री ऑलरेडी एक बेयर को लॉस कर चुकी थी, उनका स्पाई एयरक्राफ्ट ऑलरेडी शॉट डाउन किया गया था बाय द सोवियत यूनियन। तो इस एयरक्राफ्ट को एक ऐसी जगह पे रखना था जहां पे किसी की भी नजर ना जाए और पूरी दुनिया से ये छुपा रहे ताकि वॉर की कंडीशंस में इसको इस्तेमाल किया जाए। और स्पेशली उस टाइम पे जब इस एयरक्राफ्ट को क्रिएट किया गया था, कोल्ड वॉर वाज हैपनिंग बिटवीन अमेरिका एंड सोवियत यूनियन, तो इसको सेफ रखना जो है ना उनकी समझो टॉप फर्स्ट प्रायोरिटी थी। रियलिटी में CIA जो है वो ही इसी UFOs एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करती है जो कि दिखने में UFO जैसे होती हैं और यही CIA जो है ये जो है मीडिया को लाइक पुशअप करता है कि न्यूज़ चलाओ कि यहाँ पे UFO को जो है ना देखा गया है या सॉसर्स को देखा गया है, ताकि हम पूरी दुनिया को ना ये बता सकें कि यार यहाँ पे जो है ना UFO सच में क्या पाए जाते हैं और ना ही अपने स्पाई एरोप्लेन के बारे में उनको बता सके। ये बेसिकली US मिलिट्री के अपने ही एरोप्लेन्स होते हैं जो कि उन्होंने ऐसे डिज़ाइन किए होते हैं, उनको ये कभी कभार चलाते हैं ताकि लोगों का रुझान जो है ना इसी तरफ रखें कि यार यहाँ पे UFOs हैं, यहाँ पे एलियंस हैं, यहाँ पे मिलिट्री का कुछ नहीं है ब्रो, यहाँ पे मिलिट्री का कुछ नहीं है। रॉसवेल इंसिडेंट जो बुक थी उसको 1 डे के लिए सिर्फ कंटिन्यू इसलिए रखा गया था ताकि लोगों के बीच में ज़्यादा डर नहीं पैदा हो, ज़्यादा खौफ पैदा नहीं हो, क्योंकि लोगों के बीच में अगर डर और खौफ पैदा होगा तो लोग ऑब्वियसली इस जगह के पास आएंगे और CIA ये बिल्कुल नहीं चाहती थी क्योंकि मुश्किलों से उनको एक जगह मिली थी, एक ऐसी जगह जो कि पूरी दुनिया से जो है ना छुपी हुई है और जहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस रखी गई हैं और उनका स्पाई एयरप्लेन जो है वो वहाँ पे अभी तक सेफ है। और आफ्टर द 1 day of publishing of Roswell incident book,
गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि यार ये जो हवा में जो चीज़ें दिख रही थी, दीज वर द वेदर बैलून्स, और जो भी उस रेजिडेंट को एक मेटल पीस वगैरह मिला था वो इसी बैलून का पीस था। कोई एलियंस वगैरह एग्जिस्ट नहीं करते, ताकि लोगों का रुझान जो है एरिया 51 से ज़्यादा हटाया जाए। मैटी रॉबर्ट्स, जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट था जिसने काफ़ी ज़्यादा हाइप तो क्रिएट कर ली, अपनी पब्लिसिटी स्टंट में काफ़ी ज़्यादा कामयाब तो हो गया, उसे भी इस चीज़ का डर था कि जो सीक्रेट टीम्स हैं वो कहीं मुझे ना उठा के ले जाए। तो इस वजह से उसने क्लेम किया कि कोई भी अगर एरिया 51 में जाता है, प्रोटेस्ट करता है या अंदर घुसने की कोशिश करता है, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्ट, बिकॉज मैंने हाथ ऊपर कर दिए हैं और मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता हूँ। ये जस्ट मैंने मजाक में एक पोस्ट क्रिएट किया कि हम जाएंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे हमसे ये चीज़ क्यों छुपाई जा रही है। मैंने आपको बताया कि 1970s में यूएफओस के रिलेटेड, एलियंस के रिलेटेड बहुत ज़्यादा र्यूमर स्प्रेड हो चुकी थी और पूरे अमेरिका में जो है ना एक हलचल मची हुई थी कि यार मैं सो रहा हूँ कहीं एलियन ना आ जाए मेरे पास। हर दूसरा बंदा डर रहा, हर दूसरा बंदा स्काई में अगर उसको स्टार भी नजर आ रहा है, कोई और चीज नजर आ रही है, वो उसको कंसिडर कर रहा है कि यार दिस इज यूएफओ, दिस इज एलियन एंड वी आर बीइंग सराउंडेड बाय एलियन। तो उसी वक्त में बेसिकली ये जो हमारे पास SR-71 ब्लैकबर्ड स्पाई एयरक्राफ्ट है, इसकी प्रोडक्शन हो गई थी और इसको जो है ना टेस्ट किया जा रहा था मल्टीपल टाइम्स। और ये दिखने में ऐसा है कि जो है ना CIA जो है इसको बेसिकली वीडियो में ऐसा दिखाती थी कि ये एज ए यूएफओ दिखे। हमारे पास जो है ना एक अवेयरनेस क्रिएट हो कि यहाँ पे जो है ना यूएफओज हैं, यहाँ पे हमारा कोई लेन देन नहीं है, कोई स्पाई एयरक्राफ्ट वगैरह यहाँ पे नहीं है। इवेंचुअली ये चीज़ में उनको महंगी पड़ रही थी कि अगर इस जगह को वो बता देते कि यहाँ पे यूएफओ एयरक्राफ्ट वगैरह हैं, तो उन्होंने अल्टरनेट में क्या किया गवर्नमेंट ने, उन्होंने बोला कि यार ये तो सारी वेदर बैलून्स थी और ये एवं जो है ना लोग अफवाहें फैला रहे थे, र्यूमर्स फैला रहे थे कि ये जो है ना यूएफओस को देखा गया या सॉसर्स को देखा गया। ये ऐसा कुछ भी नहीं है, दीज वर द वेदर बैलून्स। तो इस सब के बाद एरिया 51 को एलियंस के साथ किसने जोड़ा? ये उसी रिसर्चर ने जोड़ा जो कि अपने आप को क्लेम करता था कि मैं एरिया 51 में एम्प्लॉय रह चुका हूँ एंड आई हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग द एलियंस, और मुझे एज ए एम्प्लॉय रखा गया था कि मैंने वहाँ पे रिसर्च करनी है अबाउट द एलियन टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग। सो ही वाज द पर्सन जिसने इसको काफ़ी हाइप दी। और बॉब लैज़ार्ड ने 1944 में क्लेम किया कि वो एरिया 51 के S4 वाले एरिया में होते थे और वहाँ पे ये एज अ एम्प्लॉय काम करते थे और इनका मेन काम ये था कि जो भी वो लेफ्ट ओवर्स को फाउंड आउट किया गया था या जो भी ये चीज़ें वीज़ें दिख रही हैं इसके बारे में रिसर्च करना और एलियंस टेक्नोलॉजी के बारे में महारत हासिल करना। एंड व्हाट अबाउट द 2 मिलियन पीपल्स जिन्होंने रजिस्टर किया था कि वो एरिया 51 में आएंगे और वहाँ पे जो है ना अंदर घुसेंगे, बाउंड्री वॉल्स को तोड़ेंगे और जाके देखेंगे कि यार अंदर क्या चीज़ है, गवर्नमेंट हमसे क्या छुपा रही है। तो जो यूएस सिक्योरिटी फोर्सेस थी उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि 2 मिलियंस में अराउंड अबाउट हमें 30,000 लोग जो हैं वो सीरियस लग रहे हैं। और इवेंचुअली व्हेन द डे केम सिर्फ 6,000 लोग आए थे और इसको एक एलियन म्यूजिक फेस्टिवल का नाम दे दिया था। लोगों के पास जो है ना एलियन के मास्क थे, जो है ना बैनर्स थे एंड दे वर हैविंग फन ओवर देयर। और जो मिलिट्री थी, जो हमारे पास सिक्योरिटी फोर्सेस थी, वो भी कंप्लीटली उनको एंटरटेन कर रही थी वहाँ पे। सो इट वाज मोर अबाउट एन एलियन फेस्टिवल शो। उसमें ये भी कहा जाता है कि वहाँ पे जो सिक्योरिटी मेंबर्स थे वो पॉपुलेशन से भी ज्यादा थे। लोग आए हुए थे, अपनी गाड़ियों में आए हुए थे, साइड पे जो है टेंट्स लगाए हुए थे उन्होंने और म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था। वहाँ पे ना कोई डैमेज हुआ टू द एरिया 51, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को, किसी भी जगह को कुछ नहीं हुआ। बट यूएस गवर्नमेंट वाज सेइंग कि $3 लाख की कॉस्ट लगी है उनकी इस इवेंट को अरेंज कराने में और यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को डिपॉजिट कराने में। रॉसवेल इंसिडेंट जो है वो तो वीडियो के बीच में ही रह गया, तो उसके बारे में आपको बताता हूँ। यूएस गवर्नमेंट ने इन वेदर बैलून्स को इस वजह से क्रिएट किया था कि जो सोवियत यूनियंस उस टाइम, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट के पास पाइपलाइंस तो थे नहीं, तो वो जो है अपनी बेस्ट कोशिश कर रही थी कि यार सोवियत यूनियंस जब अपनी न्यूक्लियर टेस्टिंग को करे उसको रिकॉर्ड किया जाए या हमें किसी तरीके से पता चले कि यार ये जो है ना वहाँ पे कुछ ना कुछ खेल खेल रहे हैं, हमें उनकी फ्रीक्वेंसीज आए। तो उस वजह से जो है उन्होंने इन वेदर बैलून्स को क्रिएट किया और इनको स्काई में छोड़ा कि जब सोवियत यूनियन जो है वो न्यूक्लियर टेस्टिंग करेंगी उसकी जो फ्रीक्वेंसीज है, साउंड है, वो जो है ना ये बैलून डिटेक्ट करेगा। और इसको उन्होंने किस में कन्वर्ट किया कि ये जो है हमारे पास यूएफओस की साइटिंग्स थी, ये वही सॉसर्स थे जिनको देखा गया था और सारी चीज़ों को जो है ना उन्होंने डिनाई कर दिया था। इस बारे में डिस्कस करते हैं कि ये जो हमारे पास स्पाई एयरक्राफ्ट थे ये यूएफओस की तरह क्यों दिखते थे। बेसिकली इनकी जो टेस्टिंग थी वो मोस्टली इवनिंग टाइम्स में होती थी और जो हमारे पास सिंपल जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट है वो तो 10,000 से लेकर 11,000 की हाइट में ट्रैवल करते हैं। बट दीज स्पाई एयरक्राफ्ट वर क्रिएटेड to like travel at the height of 26,000, 24,000 meters, 27,000 meters। तो जब इवनिंग में जब ये एयरक्राफ्ट ट्रैवल करती थी इतनी ऊंचाई में और इनको जब देखा जाता था तो ये एज अ यूएफओ की शक्ल में ही दिखते थे एंड दैट वाज द रीजन कि लोगों को लगता था उस टाइम कि यार ये एयरक्राफ्ट नहीं है, दिस इज एन यूएफओ एंड वी आर अंडर अटैक, एलियंस जो है हमारे प्लेनेट में आ गए हैं। यूएफओ की अगर फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो यूएफओ अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स।
ये इसका जो है ना फुल फॉर्म है। और उस टाइम हमारे पास जितने भी अजीब तरीन जो हमारे पास यूएस मिलिट्री के एयरक्राफ्ट थे, वो जब इवनिंग के टाइम में इतनी हाइट पे उड़ते थे तो कोई भी अगर उसको देखता था उसे यही लगता था कि दिस इज एन यूएफओ एंड वी आर अंडर अटैक एंड एलियंस हैव सराउंडेड अवर प्लैनेट। जहां जहां यूएस मिलिट्री को न्यूज में पता चला कि प्रेसिडेंट्स ने जो है ना यूएफओस को देखा है, स्पेसिफिक टाइम्स पे देखा है, तो जब उन्होंने उन टाइम्स को लिखा और अपनी एयरक्राफ्ट की फुटेजेस को देखा कि वो कितनी ड्यूरेशन के लिए गए थे, ट्रैकर को जब यूज किया तो द टाइमिंग्स वर मैच्ड और उन्हें 110% कंफर्म हुआ कि ये हमारी अपनी ही स्पाई एयरक्राफ्ट्स हैं जो कि लोगों को एज अ एलियंस और एज अ यूएफओस दिखना स्टार्ट हो रही है। तो खैर, दिस वाज ऑल अबाउट द एरिया 51, एलियंस, यूएफओस। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई एम न्यू टू दिस फील्ड, मैंने इससे पहले काफ़ी चैनल्स के ऊपर काम किया है, बट दिस टाइम आई एम होपिंग दैट द कंटेंट जो कि मैं बना सकूं वो ऐसा बनाऊं कि टेलीविजन तक पे ऐसा कंटेंट नहीं मिले और इतना उसको प्रोफेशनली मैं क्रिएट करूं। आई एम डूइंग दिस ऑल बाय माई सेल्फ। I am not having any team or something. It's just me. It's just my two hands that are doing this everything from scratch to the finalizing product. अपना ख्याल रखिए और किसी भी टॉपिक के बारे में आपको वीडियो चाहिए हो, do comment below. Inshallah, I'll take that into consideration and will try my level best to make video on that.